आपके नए ऑफिस में आपका पहला दिन है। आपकी माँ आपको ऑफिस जाने से पहले दही चीनी खिलाकर भेजती है। आप ऑफिस के लिए खुशी खुशी निकलते हो। अचानक से रास्ते में चलते वक्त आपके सर से कोई चीज जोर से टकराती है और आप वहीं बेहोश हो जाते हो। जब आपकी आंख खुलती है तो आप अपने आप को एक वीराने से खंडर में अकेले पाते हो। सिर्फ अपने सामने एक पतीला देखते हो जिसमें कुछ उबल रहा होता है। आपको किसी के चलने की आवाज आती है और आप देखते हो कि एक आदमी उस पतीले के आगे आकर उससे इंसानी दिमाग निकालकर उसको खाने लगता है और उसका सूप पीने लगता है। आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आप पूरी तरीके से बंधे हुए हो। अचानक से वो इंसान आपकी तरफ देखकर एक डरावनी सी हंसी हंसता है क्योंकि अगला नंबर आपका है। आपने सीरियल किलर्स के किस्से तो बहुत सुने होंगे, लेकिन आज जिस कातिल के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उसकी कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक ऐसा मर्डरर जिसे मैन ईटर भी कहा जाता है, जिसकी काली करतूतें सामने आने के बाद पुलिस भी खौफजदा हो गई थी। इस शख्स के गुनाहों की इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस के लिए भी आसान काम नहीं था क्योंकि किस पल क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता था। तो इस किस्से की शुरुआत होती है साल 2000 में इलाहाबाद के शंकरगढ़ कस्बे से, जहाँ धीरेन्द्र सिंह नाम के एक जर्नलिस्ट सुबह जब घर से काम के लिए निकले तो दिन ढलने तक घर वापस नहीं आए। धीरेन्द्र सिंह एक जर्नलिस्ट थे, इसलिए कानूनी तौर पर उनकी पकड़ और जान पहचान अच्छी थी। परिवार की शिकायत दर्ज करवाने पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और जांच शुरू हुई। इस बीच पुलिस को धीरेन्द्र के कॉल डिटेल्स में लास्ट कॉल किसी फूलन देवी नाम की औरत की मिली। कॉल करने पर पता लगा कि ये औरत धीरेन्द्र सिंह को जानती नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इसके पति जानते हो, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। फूलन देवी का हस्बैंड जिसने धीरेन्द्र सिंह को उसके ही नंबर से कॉल किया था, वो एक्चुअल में उन्हें जानता था। उसने बताया कि हाँ, मैं पहले से ही धीरेन्द्र सिंह को जानता हूँ, लेकिन वो कहाँ है इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। धीरेन्द्र से इस शख्स की बात सिर्फ काम के सिलसिले में हुई थी, बट पुलिस को इस शख्स की ये थ्योरी कुछ अटपटी सी लगी, इसलिए उसे उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया गया। अब यहाँ से शुरू हुआ वो सफर जिसमें पुलिस के सामने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 14 राज खुले, और राज ऐसे जिन पर भरोसा करना पुलिस के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इस शख्स का नाम है राम निरंजन कौल। दिखने में बिल्कुल सीधा सरल आम आदमी जो आम जिंदगी में लोगों के साथ हंसते खेलते हुए रहता था, लेकिन इस मासूम से चेहरे के पीछे कितना बड़ा वैश्य दरिंदा छिपा हुआ था ये सिर्फ धीरेन्द्र सिंह को पता था। राम निरंजन को जब अरेस्ट किया गया तो पहले तो उसने पुलिस को काफी देर तक अपनी बातों से गोल गोल घुमाए रखा, लेकिन उसकी हरकतों से साफ पता लग रहा था कि वो कुछ न कुछ तो छुपा रहा है। इसलिए पुलिस ने निरंजन पर दबाव बनाए रखा। पुलिस के दबाव के आगे राम निरंजन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया और उसने फाइनली अपना मुंह खोलने की कीमत बताई, जो बहुत ही ज्यादा अजीब थी। राम निरंजन ने कहा कि ठीक है, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। सच बताने से पहले मुझे दाल पीनी है, और वो भी कुकर भरकर। ये शर्त काफी ज्यादा अजीब थी, पर पुलिस किसी भी कीमत पर सच जानना चाहती थी, इसलिए उसकी सारी बातें मानी गई। निरंजन ने कहा कि ये दाल मैं खुद पकाऊंगा, इसलिए मुझे सारा सामान चाहिए, और ऐसा ही हुआ। पहले उसने एक कुकर दाल खुद अपने हाथों से पकाकर पी, और उसके बाद शुरू हुआ मौत के उस तांडव का खुलासा जो कल्पना से परे है। निरंजन ने पुलिस से ये भी कहा कि सच बताने के बाद मुझे कुछ भी नहीं किया जाएगा। मौके की नजाकत को देखते हुए पुलिस ने उसकी सारी बातों पर हामी भर दी। इसके आगे क्या हुआ ये जानने से पहले आपको एक कहानी के बारे में पता होना जरूरी है। पिपरी नाम की एक जगह पर एक फार्म हाउस में राजा कोलंदर की अदालत चलती थी, जहाँ मुजरिमों का फैसला सिर्फ राजा कोलंदर के हाथों से होता था। राजा कोलंदर खुद को सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान मानता था। उसका मकसद था कि जितने भी तेज दिमाग के लोग हैं उनकी इंटेलिजेंस उसे अपने पास चाहिए थी, और इसके लिए जो तरीका वो आजमाता था वो अपने आप में दिल दहलाने वाला है। एक दिन राजा कोलंदर ने एक शख्स का गला काटकर उसकी जान ले ली, उसके सर को धड़ से अलग कर दिया और उसके भेजे को निकालकर उसे उबालकर पानी में डालकर उसका सूप बनाकर पीने लगा,
और दिमाग के अलग अलग हिस्सों को कई दिनों तक खाता रहा। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि उसका दिमाग और भी तेज हो जाए। इस नरभक्षी ने मानवता की सारी हदें पार कर दी थी। दाल पीने के बाद राम निरंजन कौल भी पुलिस को पीपरी के इसी फार्म हाउस पर लेके आया था। जैसे जैसे राम निरंजन के कदम फार्म हाउस की तरफ बढ़ रहे थे, उसके हाव भाव बदलने लगे थे। उसकी चाल में एक अजीब सी अकड़ आ गई थी। उसके बात करने का तरीका भी बहुत ज्यादा अजीब हो गया था, जैसे कोई राजा आदेश दे रहा हो। ये देखकर तो एक बारी को पुलिस वाले भी घबरा गए थे। फार्म हाउस पर पहुंचने के बाद राम निरंजन ने एक जगह की तरफ इशारा किया। जब जमीन को खोदा गया तो उसमें से बहुत सारे नर कंकाल और खोपड़ी बरामद हुई। लोगों की खोपड़ी को उनके शरीर से बहुत ही बेरहमी से अलग किया गया था, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से राजा कुलंदर किया करता था। और ये राजा कुलंदर की कहानी किसी और की नहीं बल्कि राम निरंजन कौल की थी। इंसान के भेष में ये वैश्य दरिंदा लोगों के दिमाग का सूप बनाकर पीता था और दिमाग के बाकी बचे हिस्सों को बाद में खाता था। ये सब करते हुए वो खुद को राजा मानने लगा था। आदिवासियों की कोली जाति होने के कारण उसका नाम राजा कुलंदर पड़ गया था। और जिस शख्स के दिमाग का सूप उसने पिया था वो उसी के ऑफिस में कायस जाति का एक एम्प्लॉय था। ऐसा राजा कुलंदर ने इसलिए किया था क्योंकि उसका मानना था कि कायस लोगों का दिमाग काफी ज्यादा तेज होता है और वो शख्स राजा कुलंदर का अच्छा दोस्त भी था। लेकिन उसके बावजूद भी धोखे से अपने फार्म हाउस पर उसने बुलाकर राम निरंजन उर्फ राजा कुलंदर अपने ही कलीग की बेरहमी से जान ले ली। अब आते हैं धीरेन्द्र सिंह वाले केस पर, जहां से इस खतरनाक अपराध का खुलासा हुआ। धीरेन्द्र सिंह के परिवार ने पुलिस को राम निरंजन के बारे में बताया था कि इस शख्स से धीरेन्द्र की कुछ अनबन हुई थी 1998 में, और खुद राम निरंजन भी 1998 से धीरेन्द्र को अपना दुश्मन मानता था। उसे पता था कि जर्नलिस्ट होने की वजह से धीरेन्द्र की पहुंच अच्छी है, इसलिए उसने सोच समझकर साजिश रची और साल 2000 में धीरेन्द्र को अपने उसी खूनी फार्म हाउस पर बुलाया, जहाँ राम निरंजन अपने साले वक्षराज के साथ जलती हुई अलाप के सामने बैठा हुआ था। सर्दियों का दिन था और अंधेरा हो चुका था। दोनों ने धीरेन्द्र को भी अलाप के सामने बैठने के लिए कहा। इसके बाद वक्षराज ने पीछे से धीरेन्द्र को गोली मार दी और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। इन दोनों की दरिंदगी यहीं पर नहीं रुकी। राम निरंजन ने धीरेन्द्र का प्राइवेट पार्ट काट दिया, उसके बाद शरीर को धड़ से अलग किया और जंगल में फेंक दिया। धीरेन्द्र का सर पॉलिथीन में बांधकर अपने साथ ले गया। इसके बाद पुलिस को सबूत न मिले इसके लिए उसने धीरेन्द्र के कपड़े दूसरी जगह झाड़ी में फेंक दिए। उनके शूज वक्षराज ने अपने पास रख लिए और धीरेन्द्र की बाइक निरंजन ने अपने ससुर को बनारस में भेज दी। अब बचा धीरेन्द्र का फोन जो उसने अपने पास रख लिया। इसके बाद धीरेन्द्र के सर को अपने पीपरी वाले खूनी फार्म हाउस पर ले गया और उसके साथ भी वही किया जो उसने अपने कलीग के साथ किया था। बेरहमी से धीरेन्द्र का भेजा बाहर निकालकर बर्तन में डालकर उबालकर वो उसे पी गया। ऐसा राम निरंजन ने 14 साल तक लोगों के साथ किया। एक मुस्लिम शख्स भी इस लिस्ट में शामिल था और इस शख्स की बॉडी को उसने इसलिए नहीं दफनाया ताकि उसकी आत्मा को शांति न मिले और वो तड़पता रहे। साल 2000 में जब इस घिनौनी वारदात से पर्दा हटा तो उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई। करीब 14 सालों तक केस चलने के बाद कोर्ट ने राम निरंजन कौल उर्फ राजा कुलंदर को उम्र कैद की सजा सुनाई और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। आज भी ये सीरियल किलर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। इस हादसे के बाद लोग उसे जानवर, नरभक्षी, राक्षस ना जाने क्या क्या कहने लगे, लेकिन राजा कुलंदर की फैमिली आज भी उस पर लगे इन आरोपों को गलत बताती है और उसे बेगुनाह मानती है। खास बात ये है कि राजा कुलंदर ने अपनी बीवी फूलन देवी का नाम खुद ही रखा था और अपने दोनों बेटों का नाम जमानत और अदालत रखा था। अगर राम निरंजन की फैमिली का ये कहना था कि राम निरंजन बेकसूर है तो उसको उस फार्म हाउस के बारे में कैसे पता और उसने उस तरफ इशारा क्यों किया जहाँ पे नर कंकाल थे? ये बहुत बड़ा सवाल है। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ऐसी कहानियां जानने के लिए डू फॉलो सीरियल चिल्स।